मुकाबले की तैयारी जारी थी। पिछले 3 सालों में जो नहीं हो पाया था, लग रहा था कि वो इस बार हो पाएगा। सिंह शाखा के लड़ाके अब बेहतर कर रहे थे। वे कार्तिक की ताकत के सामने तो अब भी बेबस थे, लेकिन कार्तिक ने उन्हें जो सिखाया था उसकी बदौलत वे अब जोश और जुनून से भरे हुए थे। गिद्ध शाखा के लोग ये सब देख रहे थे और उनके मन में इस नए शिक्षक के प्रति सम्मान भी था और डर भी। कार्तिक ने दोनों शाखाओं की नजर में अपनी खास जगह बना ली थी। ये तब की बात है जब सिर्फ 10 दिन बीते थे। इस बीच माया ने कार्तिक से दूर रहकर वो सारा वक्त मुश्किल से निकाला था। वे दोनों दो जिस्म एक जान हो चुके थे। माया के लिए एक बार फिर कार्तिक से दूर होना, चाहे कुछ ही दिनों के लिए हो, उसे अजीब सी घबराहटों से भर देता था। जब कार्तिक ने संसार के कितने ही आयामों और लोकों में अपनी शक्ति का परचम फहराया था, तब माया को पृथ्वी लोक में यह सोचकर रहना पड़ा था कि कार्तिक उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुका है। उसके बाद अपने परिवार की इज्जत और बेहतरी की खातिर उसे बेमन से कितने ही ऐसे काम करने पड़े कि उन सारी घटनाओं ने उसके मन को बंजर बना दिया था। तब उसका मन एक सूखे रेगिस्तान की तरह पड़ा था। उसमें ना कोई कुंपल खिलती थी, ना बारिश होती थी, ना ही दुनिया के रंगों का कोई असर उस पर पड़ पाता था। वहां बस सूखी बेजान रेत की आंधियां चलती रहती थी। वो बिना आत्मा के शरीर की तरह जिए जा रही थी। और फिर कार्तिक अमरलोक की गद्दी छोड़कर फिर वापस चला आया। जैसे कार्तिक का आना उसके मन में सूखे रेगिस्तान की दरारों में फिर से बहार लाने के लिए भाग्य का एक खेल था। जैसे ये वापसी सूखती बेल पर बारिश की फुहार थी। उसका मुर्दा मन फिर से जी उठा। जीवन जैसे फिर से खूबसूरत हो गया। उनकी वो जिंदगी जिसके दोनों ने अपनी शादी के शुरुआती दिनों में ख्याल बुने थे, वो आसमान से उसकी झोली में फिर आ गई थी। जैसे कोई अधूरी इच्छा की पूर्ति उसके किसी अच्छे कर्म की बदौलत उसे मिली हो। बस सब कुछ कितना खूबसूरत था। और तब गौतम वागले का बुलावा आ गया। कार्तिक को फिर उससे दूर जाना पड़ा। उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आने दी, लेकिन उसके मन में यही सवाल बार बार उठता था कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही खूबसूरत क्यों नहीं रह पाता। हर मिलन का अंजाम एक जुदाई क्यों होता है। माया ने गहरी बेचैनी से परेशान होते हुए अपना फोन उठाया और कार्तिक के नंबर को छू दिया। उसे एहसास ही नहीं हुआ और दूसरी ओर कार्तिक का फोन बजने लगा। 1 घंटे, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी। अचानक माया का ध्यान गया। उसे लगा कि कहीं गलत समय पर फोन करके वो कार्तिक को परेशान तो नहीं कर रही, और उसने फोन काट दिया। कार्तिक सचमुच व्यस्त था, लेकिन माया का बाकी दिन इसी इंतजार में फोन से चिपके हुए बीता। शायद कार्तिक उसका नंबर देखकर उसे वापस फोन करेगा। कार्तिक और उसके लड़ाके मुकाबले के दिन के लिए तैयार हो रहे थे। गिद्ध शाखा के लोगों ने चुपचाप इस बात पर नजर रखी हुई थी और उनके खेमे में इस नए शिक्षक को लेकर घबराहट थी। वे दूर से एक झुंड बनाकर कार्तिक को नरेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र और बलभद्र से एक साथ लड़ते हुए देख रहे थे। चारों ओर से कार्तिक पर वार करते हुए भले ही वे कार्तिक के सामने कहीं ना ठहर पा रहे हों, लेकिन उनका जज्बा देखने लायक था। ठीक है, सभी में सुधार हुआ है। तुम्हारी ताकत 5 दिन पहले की तुलना में मजबूत हो गई है। अब हम हठ योग की आगे की साधना कर सकते हैं, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर सभी लड़ाके भी आखिरकार मुस्कुरा दिए। इसका अर्थ था कि आखिरकार कार्तिक ने उन्हें लड़ने लायक माना था। इन कुछ दिनों में उनकी एक बस यही इच्छा थी कि किसी तरह वे कार्तिक की नजर में खुद को साबित कर सकें और उसके मुंह से
तारीफ के 2 शब्द सुन सके। आखिरकार ये हुआ था। इससे उनके चेहरों पर छोटे बच्चों जैसी मासूम खुशी उतर आई थी। कार्तिक टीम के साथ जमीन पर बैठ गया और उसने कहा, अब अपने शरीर पर से लोहे के सभी टुकड़े नीचे रख दो। जब लोहे के टुकड़े जमीन पर गिरे तो जमीन जोर से कांपने लगी। सिंह शाखा के लोग हैरान रह गए और इसी के साथ एक अजीब अचरज का भाव आया। गिद्ध शाखा के लड़ाकों से घिरी हुई और उनके ठीक बीच में खड़ी हुई उस अप्सरा जैसी खूबसूरत लड़की के चेहरे पर नरेंद्र को देखकर जो भाव थे, वे मुकाबले में दुश्मन के प्रति रखे जाने वाले भाव नहीं थे। वहां कुछ और ही चल रहा था। अपने घने रेशमी बालों को पीछे बांधकर, कुछ जुल्फों को माथे पर छोड़े हुए उस खूबसूरत अप्सरा ने एक सफेद चमकती हुई पोशाक पहनी हुई थी। उस पोशाक ने उसके कंधों से घुटनों तक उसके गठीले शरीर को कसा हुआ था। उसकी पोशाक में बाहें नहीं थीं और उसकी दूध सी गोरी बाहों पर वर्जिश और मेहनत के कटाव इस बात को साफ दिखा रहे थे कि वो एक शातिर वीरांगना है। उसके सुर्ख गुलाबी होंठों पर एक चंचल मुस्कुराहट थी और काली घनी गहरी आंखों में एक दुखद खुशी। उसका नाम था सूक्ति। वो गिद्ध शाखा की सबसे माहिर खिलाड़ी थी। पिछले 3 सालों से गिद्ध शाखा के लगातार जीतने में सबसे बड़ा हाथ उसका ही था। वो नरेंद्र को बड़े गौर से देख रही थी। नरेंद्र इतने समय से अपनी पीठ पर ऐसी चीज लिए हुए था, ये उसके लिए नई बात थी। जब लोहे का टुकड़ा हटा दिया गया तो नरेंद्र और बाकी तीनों ने अपना सही आसन लिया। उनकी हड्डियां चटकने की आवाज कर रही थी। कार्तिक ने आगे बढ़कर उनके शक्ति के बिंदुओं को खोल दिया। इसके साथ ही सिंह शाखा के खिलाड़ियों के बीच कुछ चौंकाने वाला काम हुआ। धर्मेंद्र ने अचानक छलांग लगाई और अगले ही पल वो 3 मंजिल ऊंची छलांग लगा गया। नरेंद्र ने अपने हाथ झटके तो उसके हाथों के आसपास हवा के गोले बन गए। उनके शरीर में योग ऊर्जा किसी बाढ़ की तरह फूट पड़ी थी, जिसने तैयारी का अब तक का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। गिद्ध शाखा में हलचल मच गई थी। अरे, ये लोग इतने मजबूत कब हो गए? गिद्ध शाखा के लड़ाके हैरान रह गए। सिंह शाखा के लोगों ने अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाई थी। सूक्ति इस बीच घूमते हुए उनके करीब आई और उसने शरारती अंदाज में नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, मुझे डर है कि क्या तुम इस बार मुझे हरा तो नहीं दोगे? नरेंद्र ने अपना सिर घुमाया और सूक्ति को देखा। तो ये आप हैं जी? नरेंद्र ने मजाकिया अंदाज में कहा। सूक्ति मुस्कुराई और उसने नरेंद्र को गौर से देखा। सिंह शाखा के बाकी लोग भी एक साथ इकट्ठे हुए और चुपके से हंसते हुए उन दोनों को देखने लगे। इससे सूक्ति थोड़ा असहज होकर लजा गई। तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? कार्तिक ने उन लोगों से पूछा। आचार्य, आप नहीं जानते? अपना नरेंद्र और गिद्ध शाखा की सूक्ति बचपन के दोस्त थे, लेकिन हर बार नरेंद्र उससे हार रहा था। सूक्ति की शर्त है कि उनके बीच कोई संबंध तभी आगे बढ़ेगा जब नरेंद्र मुकाबले में सूक्ति को हरा देगा। 3 साल से तो ये हो नहीं पा रहा। बलभद्र ने धीमी आवाज में फुसफुसाहट में कार्तिक से कहा। तो वो मामला था। कोई आश्चर्य नहीं कि नरेंद्र का भी चेहरा लाल हो गया जब उसने कहा कि उसे इस बार जीतना ही चाहिए। तो ये ऐसा है, फिर चलो उसे बधाई देते हैं, कार्तिक ने हंसकर कहा। क्या सच में आचार्य? हाँ, क्योंकि इस बार तुम लोग निश्चित रूप से जीतोगे। कार्तिक को भरोसा था कि तैयारी पूरी होने तक उनकी ताकत एक पूरे स्तर बढ़ जाएगी। आचार्य जी की जय हो, गुरुजी जिंदाबाद! तीनों जोर से नारे लगाने लगे और फिर नरेंद्र को चिढ़ाने लगे। नरेंद्र, अच्छी खबर, अच्छी खबर।
अब तुम्हारा सपना सच होने वाला है। अब सूक्ति को बाहों में लेने का ख्याल करने के लिए तुम्हें सपनों की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बात सूक्ति ने भी सुनी। वो जोर से लजा गई। वापस मुड़कर जाते हुए उसने नरेंद्र से कहा, तो फिर दोस्त, मुकाबले में मिलते हैं। सूक्ति ने कहा। नरेंद्र ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, इस बार मैं निश्चित रूप से तुम्हें हरा दूंगा। और फिर तुम्हें अभी भी हमारा समझौता याद है ना? सूक्ति छोटी बच्ची की तरह एक पल के लिए झिझकी और बोली, बेशक मुझे याद है। शर्त यह है कि तुम मुझे जीत लो, मैं चली आऊंगी। नरेंद्र ने जाते हुए सूक्ति को देखा और जोर से चिल्लाया, बस तुम थोड़ा रुको। इस बार निश्चित रूप से तुम्हारे वाला मुकाबला जीत लूंगा। एक अच्छी पत्नी बनना तुम। लजाते हुए सूक्ति वहां से निकल गई। उन दोनों के प्यार और तकरार को देखकर कार्तिक को माया की याद आई। उसने माया से बात करने के लिए अपना फोन निकाला और जैसे ही वो माया का नंबर मिलाने लगा, उसने ध्यान दिया कि कुछ देर पहले माया ने उसे फोन किया था और फिर उसे आधे बीच में ही काट दिया। आखिर ऐसा क्यों किया होगा माया ने? कहीं मैंने उसे दुखी तो नहीं किया? कार्तिक ने सोचा। फिर उसने बिना कोई देरी किए तुरंत माया को फोन लगाया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 6, 8 और 10। कोई जवाब नहीं। कार्तिक के चेहरे पर परेशानी के भाव आए। इसी बीच उसने देखा कि मैदान के ठीक बाहर एक कार आकर रुक चुकी है और उससे निकलकर गौतम वागले सीधे कार्तिक की ओर आ रहा है। उसकी ओर देखकर कार्तिक को लगा कि वो किसी नई ही मुसीबत की बात लेकर आ रहा है। उसके चेहरे पर जो गंभीरता थी वो किसी खतरे की घंटी की तरह ही दिख रही थी और आगे बढ़ते हुए उसकी चाल भी काफी तेज थी। लेकिन कार्तिक का दिमाग तो अभी माया में उलझा था। उसने फिर से माया को फोन लगाया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 6, 8 और 10। कोई जवाब नहीं। अब कार्तिक परेशान हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, अब वागले चाहे जो भी नया तांता लेकर आ रहा हो, लेकिन जैसे ही मेरे ये 15 दिन पूरे हुए, मैं यहां से निकलकर सीधे वापस माया के पास जाऊंगा। मुझे उसका हर तरह से ख्याल रखना चाहिए। आखिर मैं उसका फोन इस तरह लापरवाही से कैसे चूक सकता हूं? कहीं उसे मेरी कोई जरूरत आई हुई हो और मैं उसे जानने से चूक गया हूं तो? इतने में वागले एकदम करीब पहुंच चुका था। क्या था वागले के मन में जो उसके चेहरे पर यह घबराहट थी? माया क्यों नहीं उठा रही थी फोन?